माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा अपनी संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा ये संविधान की प्रस्तावना थी। इसको पढ़ने के बाद अंदर से एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस होता है। एक एनर्जी उत्पन्न होता है इसको पढ़ने के बाद। तो मेरे हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने इस संविधान की प्रस्तावना को याद रखें और जब भी हमें कुछ कमज़ोर सा महसूस हो, जब भी हमें लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है या कोई कानून सरकार द्वारा बनाए जाने वाला कोई कानून अगर आपको लगे कि ये कानून ठीक नहीं है, ये हमारे संविधान के खिलाफ़ है, तो अपने संविधान की इस प्रस्तावना को पढ़ें। जब भी आपको लगे कि ये देश कमज़ोर हो गया है, ये देश उतना महान नहीं है, इस देश में बहुत सारी कमियां हैं, तब अपनी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। यकीन मानिएगा दोस्तों, आपको एक ऊर्जा मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगा और एक जोश उत्पन्न होगा और भारतीय होने पर आपको गौरव महसूस होगा। तब आपको एहसास होगा कि वाकई में यह भारत जो है हमारा देश है और मामूली नहीं है बल्कि एक महान देश है और हम भाग्यशाली हैं कि इस ऐसे खूबसूरत देश के नागरिक हैं। तो ये पावर है हमारे देश के संविधान की इस प्रस्तावना की, जिसे हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश का जो विधि है, हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है। तो ज़रूरी नहीं है कि भारत को जानने के लिए हम पूरे भारतीय संविधान को पढ़ें। हम संविधान के इस प्रस्तावना को भी पढ़ेंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे देश का संविधान कैसा है। क्यों स्पष्ट हो जाएगा? क्या बात है इस प्रस्तावना में जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ेंगे, केवल आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे देश का यानी कि भारत का संविधान कैसा है। इतना मोटा संविधान होता है, उसको जानने के लिए केवल हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आ जाएगा। ये कौन सा बात हुआ? तो समझते हैं। सबसे पहला सवाल कि प्रस्तावना क्या है। संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, ये संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का एक परिचय पत्र है, संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है, संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का एक ट्रेलर है। जिस तरह हम ट्रेलर देखकर अगर कोई मूवी आने वाला होता है तो उसके ट्रेलर को देखकर हम उसकी पूरी कहानी को समझ जाते हैं कि ये मूवी कैसा होगा। पहले हम ट्रेलर देखते हैं तो ही हमें समझ में आ जाता है कि ये फिल्म अच्छा होगा, इसे देखने जाना है या नहीं जाना है। यानी कि ट्रेलर देखने से ही हमको समझ में आ जाता है कि मूवी कैसा है। उसी तरह
ये प्रस्तावना जो है संविधान का ट्रेलर है, जिसको पढ़ने के बाद हमें जो इतना मोटा संविधान है हमारे देश का, समझ में आ जाता है कि ये हमारा संविधान कैसा होगा। यानी कि कहे तो संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक झलक है, संविधान का एक परिचय पत्र है, संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिटी कार्ड है। ये संविधान की जो प्रस्तावना है इसे किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देशिका तैयार किया था। जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का काम शुरू किया गया था तो उनके सामने एक प्रश्न उठा था कि हम लोग जो संविधान बनाने के लिए आज संविधान सभा में बैठे हैं, कैसा होगा संविधान? कोई एक उद्देश्य प्रस्तुत किया जाए जिससे हमें स्पष्ट हो जाए कि हमको इस तरह का संविधान बनाना है। तो इसीलिए संविधान की दूसरी बैठक में, जैसा कि हमने मेंशन किया है ऊपर में, संविधान की दूसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ था, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने द्वारा बनाए संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। उद्देशिका कि संविधान का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा संविधान हमको बनाना है। संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया और इसी उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 ईस्वी जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसी उद्देशिका को संविधान में अपनाया गया और इसे संविधान की उद्देशिका और संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया। तो संविधान की उद्देशिका से ही ये बात भी समझ में आता है कि हमारे संविधान निर्माता जो थे उनका विचार कैसा था संविधान के प्रति। तो ये हम समझ गए कि संविधान के प्रस्तावना का ये कहानी कहाँ से शुरू होता है। अब हम आगे समझते हैं, क्या संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या ये संविधान का अंग है? क्या संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये संविधान का अंग है? तो दोस्तों, प्रारंभ में ये संविधान का अंग नहीं था। इसे संविधान का अंग नहीं माना गया था क्योंकि इससे संविधान का कोई भी अनुच्छेद प्रभावित नहीं होता था और न ही ये सरकार के किसी भी अंग को कोई शक्ति प्रदान करती थी। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, प्रस्तावना संविधान के एक अंग के रूप में सबसे पहला जो विवाद हुआ था 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल 1957 में। तो इसमें स्पष्ट किया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी अगर संविधान की प्रस्तावना के प्रति देश का कोई भी नागरिक अगर उसकी अवहेलना करता है तो इसे न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि ये संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद बेरूबारी संघवाद 1960, इसमें भी यह स्पष्ट किया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, ये संविधान का पार्ट नहीं है, इसमें कोई संशोधन भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये संविधान का कोई अंग ही नहीं है। बेरूबारी संघवाद के अनुसार 1960 के अनुसार भी संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद उत्पन्न हुआ 1973 में, 13 साल बाद, 1960 के 13 साल बाद। यह इम्पोर्टेंट नहीं है, दो ही संघवाद इम्पोर्टेंट है, बेरूबारी संघवाद और केशवानंद भारती, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो है, यही दो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और ये अधिकार भी दिया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन किया जाएगा जिससे संविधान के
मूल जिससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। चूंकि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से संशोधन किया जाएगा जिससे कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन न हो सके। और यही वजह है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा। इस संशोधन में बहुत कुछ संशोधन किया गया था, है ना। और इसी 42वें संशोधन में एक संशोधन ये भी किया गया था 1976, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। चूँकि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था, इसीलिए 42वें संशोधन 1976 के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो अब तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 1976 42वें संशोधन के द्वारा। इसमें संशोधन किया जा सकता है कितनी बार भी। एक और विवाद हुआ यूनियन ऑफ इंडिया बनाम LIC के द्वारा, LIC के बीच 1995 ईस्वी में। इसमें भी संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, है ना। और इसमें भी वही सिद्धांत दिया गया कि उसके मूल ढांचे में परिवर्तन न हो ऐसा संशोधन किया जाए, ऐसा संशोधन किया जाए जिससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। उसके बाद संविधान की जो प्रस्तावना की ये जो भाषा है, संविधान के प्रस्तावना की ये जो भाषा शैली है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो भाषा शैली है, यानी कि ये भाषा है, ये कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये संविधान की भाषा शैली ली गई थी। और संविधान का एक प्रस्तावना भी हो, संविधान का एक उद्देशिका भी हो, प्रस्तावना भी संविधान का एक हो, संविधान की एक उद्देशिका भी हो। ये जो विचार है, ये विचार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा। यही याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं कि अभी हमने बताया संविधान की प्रस्तावना, जिसको संविधान का कुंजी कहा जाता है, संविधान की आत्मा कही जाती है, संविधान का हृदय कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। संविधान की आत्मा भी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की कुंजी, यानी कि कुंजी मतलब चाबी, संविधान की ये चाबी है। क्यों? इसका प्रयोग संविधान की अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया जाता है। जब भी कहीं संविधान में कोई प्रावधान है जो अस्पष्ट है, जो अस्पष्ट हो रहा है, अस्पष्ट है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तब हम संविधान के प्रस्तावना की सहायता लेंगे। इसलिए संविधान की कुंजी कहा जाता है इसे, संविधान का चाबी, संविधान की आत्मा है ये। जैसे हम इंसान के अंदर से आत्मा निकाल देंगे तो इंसान अधूरा हो जाएगा, उसी तरह संविधान की प्रस्तावना को अगर संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान एकदम खोखला हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी या संविधान का हृदय कहा जाता है। एक और सवाल कि संविधान की आत्मा तो अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार में जो एक अनुच्छेद 32 है, जिसके अनुसार ये अधिकार है, ये अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत, उसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन वो अलग है, उसको B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि सवाल ऐसे पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। लेकिन केवल यही पूछा जाए कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो हम लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना। स्पष्ट हो गया ये बात भी। अब इसी प्रस्तावना को
N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा है, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में भी बताया कि संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड। एन ए पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। संविधान की प्रस्तावना को अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो है दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये प्रस्तावना जो एक ऐसा विचार है जो दीर्घकाल का विचार है, बहुत लंबे समय, आने वाले बहुत लंबे समय का ये एक विचार है। अब आते हैं और समझते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को क्यों संविधान का कुंजी कहा जाता है। क्यों हम बोल रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बिना संविधान अधूरा और संविधान के बिना प्रस्तावना अधूरा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, संविधान की आत्मा है। क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं? बोल रहे हैं संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का ट्रेलर है, संविधान का एक झलक है जो संविधान की झलक को दिखाता है। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का एक रूप है। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का एक निचोड़ है, पूरे संविधान का एक निचोड़ है, जिसको पढ़ने के बाद पूरा संविधान स्पष्ट हो जाता है कि कैसा होगा हमारे भारत का संविधान। आखिर क्यों ये सब कहा जाता है? क्योंकि इस पूरे प्रस्तावना को है तो एकदम छोटा सा, एक पेज भी नहीं है और पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है तो बहुत छोटा ये संविधान की प्रस्तावना। लेकिन क्या है इस संविधान की प्रस्तावना में, ऐसी क्या बात है जिससे इतने मोटे किताब, इतना मोटा किताब जो है वो समझ में आ जाता है इसको पढ़ने के बाद। तो संविधान की प्रस्तावना से 3 चीज़ स्पष्ट होता है। संविधान की है ना उद्देश्य का पता चलता है, संविधान के स्वरूप का पता चलता है, संविधान का रूप कैसा है, संविधान के आदर्श क्या है संविधान का सिद्धांत क्या है, संविधान की शक्ति क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है। संविधान की शक्ति या स्रोत का पता संविधान की प्रस्तावना के पहले लाइन से होता है। हम भारत के लोग से स्पष्ट होता है कि संविधान की जो शक्ति है वो हम भारत के लोग में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग ही संविधान की शक्ति हैं। संविधान शक्तिशाली है, संविधान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये शक्ति संविधान को कौन प्रदान करता है? हम भारत के लोग। और संविधान अपनी इस शक्ति का प्रयोग किस पे करती है? तो हम भारत के लोग पर। जैसा कि लास्ट पंक्ति में कहा गया है कि अपनी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हम अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम भारत के लोग ही संविधान की शक्ति हैं। हम भारत के लोग ही संविधान की शक्ति हैं और संविधान अपनी शक्ति का प्रयोग हम भारत के लोग पर ही करती है। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं जहाँ पे हमको समझ में आएगा कि संविधान का स्वरूप कैसा है। हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, यानी कि हमारे देश का स्वरूप कैसा है, क्योंकि संविधान देश से जुड़ा होता है। देश के लिए संविधान, जैसा संविधान वैसा देश। तो संविधान का स्वरूप मतलब भारत का स्वरूप। तो अभी हमें समझ में आएगा कि संविधान प्रस्तावना के इस दूसरे पार्ट से हमको समझ में आएगा कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, यानी कि भारत का स्वरूप कैसा है, यानी कि आदर्श क्या है, सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है, 5 वर्ड है इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, सोशलिज्म, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य यानी कि गणतंत्रात्मक भी कहा जा सकता है। तो समझते हैं 5 वर्ड का मतलब। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये जो शब्द है बताता है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कहने का मतलब कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो संप्रभु देश है। अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद से ले सकता है और इसके लिए वो किसी दूसरे देश के बाध्य नहीं है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। वो अपना निर्णय खुद से लेगा, स्वतंत्र है।
किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे कंट्री का भारत के ऊपर दबाव नहीं है। वो जैसा निर्णय चाहे, चाहे वो आंतरिक अपने देश के अंदर का निर्णय हो या देश से बाहर किसी दूसरे देश के साथ संबंध या फिर किसी भी मामले से जुड़ा हुआ कोई बाहरी निर्णय हो, विदेशी निर्णय हो, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय हो या राष्ट्रीय निर्णय हो, वो सब निर्णय भारत खुद से ले सकता है। भारत को जैसा समझ में आएगा, जो समझ में आएगा, वैसा निर्णय भारत ले सकता है। किस देश के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, किस देश के साथ संबंध खराब रखने, ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अदर कंट्री भारत के ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। भारत बाध्य नहीं है किसी कंट्री के। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है जो अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय खुद से ले सकता है। ये हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेन शब्द का अर्थ। दूसरा है समाजवादी। भारत एक ऐसा देश है जो सामाजिक कल्याण पर ध्यान देता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं और ये जो भारत है सामाजिक कल्याण पर बल देता है, पूरे समाज की विकास पर बल देता है। किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ पूंजीपतियों के विकास पर बल देता है या सिर्फ मजदूरों के विकास पर बल देता है, किसानों के विकास पर नहीं। भारत एक समाजवादी देश है जिसका मतलब ये हुआ कि भारत सामाजिक कल्याण पर बल देता है, यानी पूरे समाज के कल्याण पर, पूरे समाज की भलाई पर भारत का फोकस होता है। तो ये समाजवाद का भी मतलब समझ में आया। समाजवाद भी दो तरह का होता है। यूरोपीय समाजवाद अलग है जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। वो जो समाजवाद था वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अपनाए हुआ है, यानी कि संघर्ष के द्वारा पूरे सामाजिक कल्याण पर, पूरे सामाजिक संघर्ष के द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए काम करना, मजदूरों और किसानों की तरक्की पर बल देना, वो समाजवाद अलग है। लेकिन हमारे देश में जो समाजवाद को अपनाया गया है वो नेहरू जी के और गांधी जी के विचारों से प्रभावित समाजवाद है। यानी ऐसा समाजवाद जो शांतिपूर्ण ढंग से पूरे समाज के कल्याण पर जोर देता है, बल देता है, समाज के सभी वर्गों पर, समाज के सभी वर्गों के विकास पर, उत्थान पर बल देता है। ऐसे समाजवाद को हमारे देश में अपनाया गया है। भारत एक समाजवादी देश है। तो इससे इस वर्ड से ये समझ में आता है, यह स्पष्ट होता है, ये स्वरूप पता चलता है देश का और संविधान का। पंथ निरपेक्ष जिसको सेकुलर कहते हैं, इसी को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई धर्म नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई धर्म नहीं। सवाल आएगा भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या, या भारत का राज्य धर्म क्या, या भारत का धर्म क्या, तो कोई धर्म नहीं है, नन ऑफ दीज। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना गया है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं। यहाँ रहने वाले लोगों का अपना अपना धर्म है। जिसको जो समझ में आए वो धर्म अपना एक्सेप्ट करे और उस धार्मिक तरीक़ा से अपना जीवन यापन गुजारे, उस धार्मिक रीति रिवाज को फॉलो करे। भारत को इससे कोई मतलब नहीं है। भारत किसी के धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसा कि हमने देखा है कि लगभग बहुत कुछ भारत का राष्ट्रीय है, लेकिन धर्म राष्ट्रीय नहीं है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है इंडिया, और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। और यही वजह है कि इतने धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, वो भी अपनी धार्मिक आज़ादी से अपने अपने धर्म को निभाते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और हमें हर कदम कदम पे इस देश में धार्मिक विविधताएं देखने को मिलती है। हर धर्म भारत में मिलता है, और इतना अलग अलग धर्म होने के बाद भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, और हम लोगों में कोई टकरार नहीं है, हम लोगों में कोई विवाद नहीं है, और आपस में मिलजुल कर
रहते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। आप भारत में रहकर सभी धर्मों को महसूस कर सकते हैं। आप भारत में रहकर सभी धर्म को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी धर्मों से परिचित हो सकते हैं भारत में। ऐसा कम ही किसी देश में होता है। तो ये पंथ निरपेक्ष हम समझ गए कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई धर्म नहीं है, और यहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है, बराबर समझा जाता है, और सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, धर्म से कोई मतलब नहीं है देश को। चौथा है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, यानी हमारा भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। यानी हमारे संविधान का स्वरूप, यानी भारत का स्वरूप कैसा है, तो लोकतंत्रात्मक है। यानी कहने का मतलब जनता जो है सरकार चुनती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि यहाँ जनता का शासन है। लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब जनता का शासन है। जैसा कि मैंने इंडियन पॉलिटी के पहले वीडियो लेक्चर में बताया था लोकतंत्रात्मक के मतलब को। तो लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ जनता का शासन है। पांचवा है गणराज, यानी कि रिपब्लिक। इस शब्द का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। गणराज जिसको गणतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र में थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा अंतर है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ जनता का शासन हो, है ना, और गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा देश जिसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यानी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक राष्ट्रीय प्रधान हो, और वो वंशानुगत नहीं होता। कुल मिला के एक ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता हो, राष्ट्रीय प्रधान होता हो, और वो वंशवादी नहीं होता हो, या वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो के आता हो, जहाँ सारे व्यक्ति को, जहाँ सबको चांस मिलता हो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। एक हेड ऑफ कंट्री, कुल मिला के कहे तो एक हेड ऑफ कंट्री होता हो, एक हेड ऑफ कंट्री वाला पद होता हो जिस देश में, वैसे देश को गणराज्य भी कहा जाता है। जैसा कि हमारे भारत में है राष्ट्रपति वाला पद, जो हेड ऑफ कंट्री होते हैं। तो ये 5 वर्ड का मतलब समझ में आ गया। जो क्या करता है, ये जो संविधान की प्रस्तावना में ये जो 5 वर्ड हमने देखा, ये संविधान की स्वरूप को स्पष्ट करता है, जो भी हमने समझा। अब हम समझते हैं संविधान के उद्देश्य को। संविधान का उद्देश्य क्या है, ये अभी हम इस 6 वर्ड से समझेंगे। तो पहला उद्देश्य है न्याय, न्याय दिलाना। संविधान का उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना। सामाजिक न्याय कहने का मतलब समाज के बीच की जो दूरी है, विषमताएं हैं, जो अंतर है, जात धर्म लिंग संप्रदाय, इन सारी चीज़ों का जो अंतर है, जो भेदभाव है, छुआछूत है, समाज के अंदर जो अंतर है लोगों के बीच, समाज के अंदर जो बहुत सारा बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना, सामाजिक विषमताओं को ख़त्म करना, और सामाजिक दूरी ख़त्म करना, और समाज के सभी लोगों को एक समान बनाना, इस सामाजिक न्याय की बात करती है ये जो प्रस्तावना का वर्ड है। दूसरा है आर्थिक न्याय। तो कुल मिला के ये जो हमारे देश में आर्थिक अंतर है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, धन की समानता नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से समानता नहीं है, है ना। इस न्याय में, इस आर्थिक न्याय के तहत इसी न्याय की बात की जाती है कि हमारे देश में जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक अंतर है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो हमारे देश के लोगों में जो अंतर है, उस अंतर को ख़त्म करना, है ना। अमीरी और गरीबी, अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसको ख़त्म करना, इस आर्थिक न्याय का उद्देश्य है। ये आर्थिक न्याय का उद्देश्य है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित इस शब्द का यही उद्देश्य है, समाज की दूरी को ख़त्म करना। सामाजिक न्याय कहने का मतलब सामाजिक भेदभाव, सामाजिक विषमता, सामाजिक अंतर, सामाजिक बुराइयां को ख़त्म करना, और पूरे समाज को एक समान बनाना, जहाँ पे समाज के सभी लोग बराबरी का जीवन जी सके, ऊंच नीच ख़त्म करना। आर्थिक न्याय, अमीरी गरीबी के बीच जो खाई है, जो बहुत बड़ा अंतर है, उसको समाप्त करना। राजनीतिक न्याय कहने का मतलब कि राजनीति को इतना आसान बना देना जहाँ आम लोग भी प्रवेश कर सके राजनीति में। राजनीतिक न्याय कहने का मतलब राजनीति को इतना आसान बना देना जिसमें गरीब से गरीब,
छोटे से छोटे लोग भी राजनीति में प्रवेश कर सके, चुनाव में मतदान कर सके, चुनाव में आसानी से खड़े हो सके। राजनीति को इतना सरल बना देना, इतना सिंपल बना देना, इतना ईजी बना देना जिसमें आम लोग भी राजनीति में भाग ले सके। दूसरा है स्वतंत्रता। किस स्वतंत्रता की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में? उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान हम जैसा कि हम पढ़े हैं कि संविधान की प्रस्तावना से संविधान का उद्देश्य पता चलता है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्रता देना। क्या चीज़ की स्वतंत्रता? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन तरह के न्याय का बात किया जा रहा है और 5 तरह की स्वतंत्रता का बात किया जा रहा है और 2 तरह की समता का बात। संविधान की प्रस्तावना में 2 तरह की समता का बात, 5 तरह की स्वतंत्रता का बात और 3 तरह की न्याय का बात किया जा रहा है संविधान की प्रस्तावना में। तो अब हम देखते हैं इस 5 तरह की स्वतंत्रता, वो 5 तरह की स्वतंत्रता क्या है जिसका बात प्रस्तावना में किया जा रहा है। पहला है विचार का स्वतंत्रता। हमें विचार करने की स्वतंत्रता है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विचारने की स्वतंत्रता है, सोच विचार करने की स्वतंत्रता है। दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की, भाषण देने की, ये स्वतंत्रता है। दूसरा विश्वास की स्वतंत्रता। हम किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं। हम पत्थर पे भी विश्वास कर सकते हैं, हम पेड़ पे भी विश्वास कर सकते हैं, हम धरती पे भी विश्वास कर सकते हैं, हम जल पे भी विश्वास कर सकते हैं, हम अल्लाह पे विश्वास कर सकते हैं, हम भगवान पे विश्वास कर सकते हैं, हम देवी देवता पे भी विश्वास कर सकते हैं, मूर्ति पूजा पे विश्वास कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ पर विश्वास करते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता है। और यही वजह है कि हमारे देश में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे विश्वास करते हैं। हमारे देश में लोग अपना अलग अलग विचार लोग अपना अलग अलग बात रखते हैं, बोलते हैं। लोग बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चाहे वो लिखित रूप में अभिव्यक्त किया जाए या मौखिक रूप में अभिव्यक्त किया जाए। धर्म की स्वतंत्रता, जैसा कि अनुच्छेद 25 से 28 में भी मौलिक अधिकार में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता को हमने देखा। अब हम समता की तरफ चलते हैं। हमारे देश की संविधान का उद्देश्य है कि देश को ऐसा बनाया जाए जहाँ सबका एक जैसा प्रतिष्ठा हो, यानी एक जैसा स्टेटस हो। बहुत बड़ा, बहुत छोटा, उसका प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, इसका प्रतिष्ठा बहुत कम है, ऐसा नहीं। एक लेवल का प्रतिष्ठा हो, सबका प्रतिष्ठा एक हो, सबका स्टेटस एक हो। अवसर, हमारे देश की संविधान का उद्देश्य है कि देश को ऐसा बनाना जहाँ सबको एक समान अवसर मिले, जहाँ पे सबको अवसर की समानता मिले, चांस सबको एक जैसा मिले, मौका, चांस यानी अपॉर्चुनिटी एक जैसा सबको मिले। इसके अलावा व्यक्ति की जो गरिमा है उसको बनाए रखा जाए। हमारे संविधान का उद्देश्य है कि व्यक्ति की जो गरिमा होती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वो बना रहे। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। राष्ट्र की जो एकता है, ये जो हमारे देश की यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोटे जाति और बड़े जाति, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग लिंग संप्रदाय, अलग अलग क्षेत्र के लोग, और ये सब एक भारतीय कहलाते हैं। और जब भी हमारे देश पर कोई संकट या मुसीबत आता है तो हम लोग एक भारतीय कहे जाते हैं और उस मुसीबत और संकट का मिलकर सामना करते हैं। ये जो हमारे देश की एकता है, विविधता में एकता, ये एकता बनी रहे और अखंडता बनी रहे, है ना। ये हमारे देश की संविधान का उद्देश्य है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अखंडता, हम लोग जो अखंड हैं, ये जो पूरा भारत है ये अखंड भारत है, इसका खंड नहीं है, इसके पार्ट्स नहीं है, ये अखंड भारत है। ये जो एकता और अखंडता है हमारे बीच, ये बना रहे, ये नष्ट ना हो पाए, ये ख़त्म ना हो जाए, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। उसके बाद बंधुता, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता को बढ़ाना। बंधुता माने भाईचारा बढ़ाना। हमारे देश की संविधान का उद्देश्य है कि देश में रहने वाले लोगों के बीच आपसी भाईचारे, आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी बंधुता को बढ़ाना। संविधान का ये उद्देश्य है कि देश में रहने वाले लोगों के बीच
आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, लगाव, आपस की बंधुता को बढ़ाना, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा बंधुता बढ़ेगा, भारत में लोगों के बीच जितना ज़्यादा भाईचारा बढ़ेगा, आपसी तालमेल बढ़ेगा, आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता निर्भर करती है बंधुता पे। तो बंधुता को भी बढ़ाना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना, और हमारे देश का जितना मजबूत एकता और अखंडता होगा, हमारा देश उतना ही शक्तिशाली होगा। तो ये थी हमारे संविधान के प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत, यानी कि संविधान की प्रस्तावना की शक्ति, संविधान के प्रस्तावना का स्वरूप यानी कि आदर्श या बोले तो सिद्धांत, और ये संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य। संविधान की प्रस्तावना का तो उद्देश्य है, लेकिन ये सब जो है संविधान को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का झलक है। तो ये प्रस्तावना की बातें, लेकिन ये सब लागू होती है किस पर? तो संविधान पर। तो ये हमने देखा, इन सारे चीज़ों को, सारे शब्द के मतलब को भी समझा। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। धन्यवाद, मिलते हैं।